हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आए हैं एलन इंदौर में और जानते हैं जेई मेंस का जो रिजल्ट आया है। सो हेलो सर। तो हमारे साथ है के शर्मा सर जो कि सेंटर हेड है इंदौर ढक्कन वाला कुआ सेंटर। तो सर एलन इंदौर का लास्ट 3 ईयर से काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो 2025 में क्या रिजल्ट रहा, आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, एलन इंदौर ने हमेशा से ही बच्चों के साथ मेहनत करी है और बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। जी। लास्ट ईयर भी जो स्टेट टॉपर थे नीट में या फिर आप जेईई एडवांस या मेंस मानिए, तो उसमें एलन इंदौर से बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। अभी जो रिजल्ट आया है बहुत इनकरेजिंग आया है। इसमें आप देखिए अगेन जो सिटी टॉपर है वो है अथर्व एरन, वो हमारा यहाँ पर 3 ईयर क्लासरूम स्टूडेंट है। जी। 10th 11th 12th उसने यहीं से करी है। और उसके अलावा चिरायु जैन, उसके बहुत अच्छे परसेंटाइल हैं। अथर्व का 99.99 प्लस परसेंटाइल है ओके, काफ़ी अच्छा है सर। और चिरायु का 99.968 प्लस परसेंटाइल है। ठीक और बाकी आप देखिए 99 के ऊपर करीब 100 प्लस स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक स्कोर कर चुके हैं। है। ओके। और ओवरऑल बात करूं मैं तो 95% के ऊपर करीब करीब 300 साढ़े 300 बच्चे हैं जो स्कोर ओके। कर चुके हैं। और इस बार क्या पासवर्ड बच्चों को अप्लाई करना पड़ रहा है जिससे हाँ। रिजल्ट आ रहा है। ओके। तो इसलिए प्रोसेस थोड़ा सा स्लो चल रहा है, पर सो फार रिजल्ट इज हाईली सेटिस्फाइड या एंड वी आर वेरी मच एक्साइटेड विद द रिजल्ट। मतलब सर जो लास्ट 3 ईयर से वापस एक बार फिर से हिस्ट्री क्रिएटेड हो गई है लाइक। बिल्कुल, हम उसी रिदम में चल रहे हैं, जो 3 साल से अच्छा रिज़ल्ट दे रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स, जी। उसी ऑर्डर में हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं अच्छा, चीज़ों सर को। जनरली इंदौर में अगर हम देखें तो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, तो हुँ, हुँ। इंदौर में एलन का किस तरह से रहा है इस बार रिज़ल्ट? देखिए अगर मैं एलन इंदौर की रिज़ल्ट की बात करूँ तो यही बात आती है कि क्वालिटी भी है जी। और कहीं कोई गिमिक नहीं, कोई मार्केटिंग नहीं, कोई डेटा नहीं, जो रिज़ल्ट हमारा प्योर ऑथेंटिक रिज़ल्ट है, हाँ। जो हम लोग पूरा प्रोसेस से जो डिफ़ाइन करते हैं चीज़ें। मतलब हमारे जो रिज़ल्ट होते हैं वो ईवाई से वैलिडेट होते हैं। अर्न्स्ट एंड यंग कंपनी है, ओके। बहुत बड़ी कंपनी है, बी4 जिसे बोलते हैं कंपनियों में। तो जब तक वहाँ से वैलिडेट नहीं होता तब तक हम कोई रिज़ल्ट अनाउंस नहीं करते। स्पेशली जो हमारे टॉपर स्टूडेंट्स हैं, उनको उनसे वैलिडेट करने के बाद ही हम लोग यहाँ पर प्रोसेस में लेके आते हैं। ओके। तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। आप जैसे बात करें ड्रॉपर की बात करें, जी। तो ड्रॉपर में हमारे पास प्रखर कोठारी है, जी। 99.89 परसेंटाइल है। ओके। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, वो एमपी का टॉपर होना चाहिए। मैं हाँ। क्लेम इसलिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एमपी ड्रॉपर, टॉपर ऐसी कोई कैटेगरी डिफाइंड नहीं है। हाँ। पर जितना रिज़ल्ट एनालाइज़ किया, उसमें मुझे लगता है कि इसका अच्छा रिज़ल्ट है। इंदौर के सारे संस्थानों का रिज़ल्ट मैंने देखा है, तो मुझे लगता है कि ड्रॉपर में टॉपर स्टूडेंट ये है। जी। सिटी टॉपर भी कोई कैटेगरी नहीं होती है जे एनटीए की तरफ से, हाँ। लेकिन चूँकि जो भी 7-8 इंस्टीट्यूट यहाँ पर है, सबको एनालाइज़ किया, तो जो अथर्व एरन है, ये सिटी टॉपर हमारा उस लिहाज से बनता है। जी। दैनिक भास्कर ने भी इस चीज़ को इस तरह से लिया था, तो ठीक है। वहाँ से हमने और एनालिसिस करी, तो बहुत खुशी की बात हुई कि न्यूज़पेपर भी हमें सिटी टॉपर की तरह हमारे बच्चे को ले रहा है। ओके। तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। 99 के ऊपर आप देखिए, तो शतक हमारा लग चुका है अभी तक हाँ, शतक बच्चों लग का, गया तो है। ये बहुत अच्छी बात है। और इंदौर का बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। इंदौर में 200 से भी ज़्यादा बच्चों ने 99 परसेंटाइल स्कोर किया है, जी। जो कि अपने में बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि सेंट्रल इंडिया का एजुकेशन हब इंदौर बनने की कैपेसिटी रखता है। जी सर, मतलब यहाँ कोटा के बाद अब इंदौर एक एजुकेशन हब में आगे बढ़ बिल्कुल, रहा है। बिल्कुल, कोटा तो हमारा मदर सेंटर है ही, जी सर। वो तो बहुत बेहतरीन है। लेकिन कोटा में जो कुछ होता है, आप मान के चलिए वही सब इंदौर में भी हम कर रहे हैं। जी। और इंदौर में देखिए हॉस्टल अच्छा है, हुँ। वेदर अच्छा है, और जो एमपीसीजी आस-पास के स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, उनको वही कल्चर मिलता है जो उनके घर पे मिलता है। जी। रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। ओके। तो मेरे ख्याल से इंदौर एक नेचुरल चॉइस बन रहा है बच्चों की, और एलन इंदौर इसके अंदर लीडिंग जो एक रोल होता है वो निभा रहा है। और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को जो बेस्ट एकेडमिक्स हम दे पाएँ, वो यहाँ पर दे रहे हैं। अच्छा सर, जो अभी बच्चे 12th एग्ज़ाम क्लियर करके आएँगे, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? उन्हें अब क्या करना चाहिए आगे? देखिए जो 12th के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी जेईई मेंस क्लियर किया है, तो अब उनके सामने बोर्ड का एग्ज़ाम आ गया है। जी। तो मेरे ख्याल से अभी उनका प्राइम फ़ोकस होना चाहिए कि 12th बोर्ड हम कैसे अच्छे से दें। बोर्ड आपका मिड मार्च तक एंड हो जाएगा, जी। तो अभी जब बोर्ड की प्रिपरेशन करेंगे ना, तो 12th का कोर्स जो है वो अच्छे से करें। उससे उनका जेईई मेंस की प्रिपरेशन भी होती है, और जिन बच्चों का जेईई मेंस की प्रिपरेशन अच्छी है, बोर्ड की प्रिपरेशन भी अच्छी है, तो वो 12th के टॉपिक में जेईई एडवांस के लिए डीप डाइव करें। जी। एडवांस के हिसाब से उसको पढ़ लें, और जैसे ही बोर्ड फिनिश होता है, उसके बाद एक बार 11th का रिवीजन करें, और आखिरी के 7-8 दिन में वो जितने मॉक टेस्ट दे सकते हैं। हाँ। जैसे हम लोग एलन इंदौर पे कम से कम पिछली बार मैंने 70-80 मॉक टेस्ट पेपर लिए थे, और अभी हमने करीब 15 से 20 मॉक टेस्ट पेपर की प्लानिंग कर रखी है आफ्टर बोर्ड। जी। तो बच्चों को अभी बोर्ड पे फोकस करना चाहिए, बोर्ड के साथ ही साथ मेंस और एडवांस ऑफ 12th सिलेबस फोकस करना चाहिए, और उसके बाद 11th का रिवीजन, और आखिरी के 7-8 दिन में उनको पेपर देके प्रैक्टिस करनी चाहिए जेईई मेंस के लिए। ठीक है। और उसके बाद फिर एडवांस की जर्नी बच्चों की फिर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है।
अच्छा सर, बहुत सारे बच्चे 12th के बाद में ड्रॉप भी लेते हैं, तो ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए ड्रॉप बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ड्रॉप लेते हैं और अपना समय इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि उनका करियर और अच्छा बिल्ड हो सके। जी। तो उन बच्चों के लिए बोलना चाहूँगा उनके पास अभी एक्स्ट्रा टाइम है। हुँ। उनका क्या सिलेबस पूरा फिनिश होते-होते मान के चलिए दिसंबर मिड हो जाता है जी। और उनको 15-20 दिन का समय मिलता है केवल रिवाइज़ करके जेईई मेन्स देने का। ओके। तो कई बार ड्रॉपर जेईई मेन्स में हल्का-सा स्कोर कम भी हो जाता है। हाँ। तो अभी उनके पास टाइम है कि अब उनको 11th-12th के रिविज़न पे फ़ोकस करना चाहिए हाँ। और अगेन जेईई मेन्स 2 के 5-6 दिन पहले उनको वापस से मेन्स ओरिएंटेड प्रैक्टिस पे फ़ोकस हो जाना चाहिए। ओके। और जिनका स्कोर काफ़ी कम आया है, उनको मेन्स ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी चाहिए ज़्यादा हाँ। और जेईई मेन्स 2 तक उनको मेन्स के हिसाब से रिविज़न करें और मेन्स के हिसाब से पेपर दें और मेन्स के बाद सोचें कि अब उनको एडवांस के लिए क्या करना है। ओके, मतलब उन्हें पहले मेंस अच्छे से प्रिपेयर करना है। जिनका स्कोर कम आया है हाँ, और जिनका जिनका स्कोर अच्छा आ गया है, जैसे मान लीजिए प्रखर हो गया हमारा, जी। शांतनु हो गए, कई सारे बच्चों को अच्छा बहुत स्कोर अच्छा आया है। स्कोर आया है, हुँ। तो उन बच्चों को फिर हम लोग एडवांस की प्रिपरेशन ही बोल रहे हैं कि एडवांस की प्रिपरेशन करो जी। और मेंस के पहले 4-5 दिन आप मेंस ओरिएंटेड काम करके मेंस 2 भी दोबारा अटेम्प्ट करो। ठीक है। अच्छा सर, ये तो ठीक था। बट जैसे बहुत सारे बच्चे 12th वाली हमने बात कर ली, लेकिन जो बच्चे 10th पास होके भी आए हैं, अभी मार्केट में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स नए ओपन हो रहे हैं, हुँ, हुँ। तो उन स्टूडेंट्स को कोचिंग सिलेक्शन में क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, कोचिंग सिलेक्शन अगर आप करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका आने वाला भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने कौन-सी कोचिंग संस्थान का चयन किया, सिलेक्शन किया और फिर आपने कितनी ईमानदारी से उनके साथ मेहनत करी। जी। दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो स्टेप 1 है कि आपका सिलेक्शन कोचिंग का कैसे है। हुँ। तो उसमें आप देखिए कि उनके जो रिज़ल्ट्स हैं, वो कितने ऑथेंटिक हैं, हाँ। कितने प्रॉपर हैं और आप एक्स, वाई, ज़ेड बच्चे के बारे में जानकारी पूछिए वहाँ पे जाके। वहाँ का आप एकेडमिक सिस्टम देखिए कैसा है, उनके पास फैकल्टी मेंबर्स कितने हैं, जी। उनका एक्सपीरियंस कैसा है, रिज़ल्ट का डेप्थ देखिए, पूरे रिज़ल्ट्स ओवरऑल कितने वहाँ पर आ रहे हैं। जी। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि वहाँ पे बच्चों का सैटिस्फैक्शन कैसा है। जी। कई कोचिंग संस्थान 3 साल, 4 साल के भी एडमिशन लेते हैं। हम लोग एलएन इंदौर पे 1 साल का एडमिशन लेते हैं, क्योंकि हमें भरोसा है कि बच्चा वापस हमसे ही पढ़ना चाहेगा। तो जी। 9th का बच्चा 9th में एडमिशन लेगा, हाँ। 10th के लिए दोबारा प्रोसेस होगा। ओके। 11th का बच्चा 11th में आएगा, 12th में दोबारा प्रोसेस होगा। जी। तो ऐसे सबकी अलग-अलग पॉलिसी रहती है। तो बच्चे को देखना चाहिए एकेडमिक सिस्टम कैसा है, फैकल्टी मेंबर्स कैसे हैं, पढ़ाने की टेक्निक कैसी है, रिज़ल्ट कैसा है, इवन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बच्चे जहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं जी। सर, और जैसे ऑथेंटिसिटी कितनी है, जी। वो देखना है। अच्छा सर, जैसे जेईई मेंस की हमने बात करी, जेईई एडवांस की बात करी। हुँ, हुँ। जेईई मेंस का जो अब जो एक आइडियल टाइम होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 8th से तैयारी करते हैं, कुछ 9th से भी करते हैं। हुँ, तो हुँ। एक क्या आइडियल टाइम हो जब स्टूडेंट्स को ये समझ आना चाहिए कि हाँ, अब हमें शुरुआत करना हाँ, है? देखिए अगर कोई स्टूडेंट जेईई या नीट के लिए एस्पायर कर रहा है और बाकी कॉमर्स के लिए भी सेम चीज़ एप्लीकेबल हो सकती है। पर स्पेशली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 9th में फाउंडेशन स्टार्ट करते हैं बच्चे की। ओके। अगर स्टूडेंट 9th क्लास में जॉइन करता है, तो हम 9th और 10th में पढ़ाने के बाद हम काफ़ी हद तक क्लैरिटी से बता सकते हैं कि बच्चे को आगे क्या कंटिन्यू करना चाहिए, क्या स्ट्रीम उसके लिए अच्छी रहेगी। हुँ। और जो बच्चे डिटरमाइंड है कि हमें आईआईटी ही करना है, जेईई करना है, तो उनके लिए आइडियल टाइम मेरे हिसाब से 9th होता है, क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो आगे 11th-12th में पढ़ाने में बहुत आसानी हो जाती है जी। और कुछ कॉम्पिटिशन बहुत अच्छे आते हैं, जैसे आईजेएसओ कॉम्पिटिशन आता है, जूनियर ओलंपियाड आता है, आरएमओ आता है, एनएमटीसी आता है। ये ओलंपियाड जब बच्चे 9th में देते हैं और सेलेक्ट होते हैं, तो वही बच्चे, जैसे अथर्व का बात कर रहा था मैं जी सर। या चिरायु की बात कर रहा था, ये वो बच्चे हैं जो आईजेएसओ क्वालिफाइड हैं और मध्य ओके। प्रदेश के अकेले ऐसे बच्चे हैं जो कैंप तक क्वालिफाई होके गए हैं। ओके। मतलब ओलंपियाड से याद आया मुझे, अभी ओलंपियाड का रिजल्ट आया, हाँ सर। उसमें 45 से ज़्यादा बच्चे अपने सेलेक्ट हुए हैं। तो ये जब फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होता है बच्चों का, तो ये आगे रिजल्ट में बहुत अच्छे से कन्वर्ट होते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है 9th-10th से बच्चों को स्टार्ट करना चाहिए अगर उनको क्लैरिटी है, और क्लैरिटी नहीं है तब भी वो 9th-10th में स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे 2 बैच होती हैं सर। ओके। एक बैच होती है टिम, टारगेट आईआईटी एंड मेडिकल। हाँ। उसमें वो बच्चे जो क्लियर हैं कि इनको आईआईटी या मेडिकल करना है, वो बच्चे 9th में एडमिशन लेते हैं, 9th, 10th, 11th, 12th उनको पढ़ाते हैं हम लोग। जी। और जिनको क्लैरिटी नहीं है, वो सिंपल पीएनसीएफ डिवीजन हमारा होता है, उसमें आप 6 टू 10th की क्लासेस होती हैं, उसमें आप 9th-10th आराम से आके पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप जजमेंट ले सकते हैं कि हुँ। आपको किस फील्ड में जाना है। 9th के बाद 10th में आके भी बच्चा सोच सकता है कि मुझे अब जेईई वाली फाउंडेशन की बैच में जाना है हाँ। या प्लेन जो एनएमटीसी और जो टारगेट करते हैं ओलंपियाड या स्कूल एकेडमिक्स पे फोकस करना है, उस बैच में भी जा सकता है वो। अच्छा। अच्छा सर, अभी इस वीडियो को काफ़ी सारे पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, जी, तो जी। वो लोग मतलब काफ़ी परेशान रहते हैं कि क्या करें, हम बच्चे को 9th से ही भेजें या 10th के हुँ, बाद भेजें? तो उन लोगों हुँ, को क्या किस तरह से आप हुँ। जो है ये क्लियर करना चाहेंगे डाउट? देखिए पेरेंट्स को एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि
अगर आपको एक्सपीरियंस है और आपकी एक्सपर्टीज़ है कि बच्चे को क्या करना चाहिए, आप डिसाइड कर सकते हैं, तभी डिसाइड करिए। अगर आपको ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही आपके पास इस तरह की कुछ एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है कि आप जज कर पाएँ कि बच्चे को क्या करना चाहिए, तो आप मत करिए इस चीज़ को। एक्सपर्ट से सलाह लीजिए। आप हमारे कैंपस पे आइए, यहाँ पर हमारे पास 2-3 एक्सपर्ट मेंबर्स हैं जो आपसे बात करेंगे और आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। ओके। या बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट बाहर भी होते हैं जो कैरियर काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करते हैं और उसके जी, थ्रू वो गाइड करते हैं कि बच्चे को क्या करना चाहिए। जी, उसमें भी पिन पॉइंट ऑप्शन नहीं, वो आपको 2-3 ऑप्शन बताएँगे कि बच्चे का नेचुरल जो इंक्लिनेशन है किस तरफ है, हुँ, फिर उसमें से आप पिक कर सकते हैं। भाई 3 ऑप्शन दिए किसी ने, ओके, उसमें से जो बेस्ट आपको लग रहा है आपकी फैमिली के हिसाब से है। कुछ देखिए पेरेंट्स की भी विल होती है, हाँ, कई बच्चे की भी कुछ विल होती है, वो सब मिला के कुछ एक कॉम्बिनेशन बना के हम जजमेंट ले सकते हैं कि बच्चे को क्या करना चाहिए। ठीक है। और एक और बात पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा कि बच आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं इनको हमें प्रेशर नहीं देना है, हम लोग प्रेशर नहीं देते हैं, बहुत कंफर्टेबल वे में पढ़ाते हैं बच्चों को। अगर बच्चों को अच्छे से पढ़ाएँगे और कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी रखेंगे बच्चों के साथ, तो मेरे ख्याल से बच्चों पे स्ट्रेस प्रेशर आता ही नहीं है और बच्चे खुशी-खुशी आगे बढ़ते जाते हैं। बस उनका कंपैरिज़न मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए अपने को, कंपैरिज़न करने से ही प्रेशर आता है, अदरवाइज़ बच्चे तो मस्त मज़े में रहते हैं और वो बहुत आराम से अच्छे से पढ़ाई करते रहते हैं। ओके। सो इस चीज़ से हमें ये सीखने को मिलता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। सो गाइज़ मैं इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करना चाहूँगा। तो ये था हमारा पॉडकास्ट के शर्मा सर के साथ जो कि सेंटर हेड है। थैंक यू सर। थैंक यू। और ये था हमारा जेईई मेंस 2025 का एक रॉक जो कि एक रिज़ल्ट आया है। चलिए थैंक यू सो मच।